आज बेटे जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। नेम है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले दो चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में। बेसिकली चार्ज आपका था जो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में था। ओके, बट जब मैं बात करता हूँ बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ब्रांच है जो चार्ज को मोशन के अंडर स्टडी करेगा। ठीक है, तो पहले दो चैप्टर थे, दो चैप्टर में चार्ज आपका इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता था। उसको किसने स्टडी किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने स्टडी किया। बट जैसे ही चार्ज आपका मोशन में आएगा तो उस चार्ज की प्रॉपर्टीज को कौन पढ़ने वाला बेटे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों ने चार्ज को अच्छे से पढ़ा है, आपको मालूम है कि चार्ज होता क्या है रियलिटी में। बेसिकली चार्ज क्या था, याद करो कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? चार्ज बोल देते हैं। ठीक, तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसको कौन स्टडी करे बेटे? करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेगा। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं बेटे? फर्स्ट टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटे? फर्स्ट टर्म यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ करके आए हो 10th क्लास के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो आपने ना वहाँ डिफाइन करा था कि इलेक्ट्रिक करंट को बेटे मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये क्या होता है बेटे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर क्या होता है बेटे? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको आप क्या बोल सकते हो बेटे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। चार्ज आपको मालूम है क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बेटे, अगर मैं आपने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम है। इमेजिन कर कि आपने टाइम क्या ले लिया बेटे? 1 सेकेंड ले लिया। कितना ले लिया? 1 सेकेंड ले लिया। जैसे ही आपने टाइम 1 सेकेंड लेते हो तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है वो किसके बराबर आता है बेटे? वो खाली बराबर आता है फ्लो ऑफ चार्ज के, फ्लो ऑफ चार्ज के। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप उसको ये भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्या बने बेटे? वो आपका इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। मतलब 1 सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वो किसके बराबर बन जाए बेटे? इलेक्ट्रिक करंट के बराबर बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो करंट होता है बेसिकली ये भी क्या बेटे? ये भी दो तरह का होता है बेसिकली। कैसा कैसा बेटे? तो पहला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सा बेटे? इंटरस्टेनियस करंट है। इंटरस्टेनियस मतलब कि करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना होने वाला है। तो उसको अपन किससे लिखते हैं बेटे? उसको लिखते हैं dq/dt से। किससे लिखते हैं? dq/dt से। इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर इसको अपन बोल देते हैं बेटे क्या, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरस्टेनियस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? इसको इंटरस्टेनियस करंट बोल देंगे। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा करंट होता है बेटे क्या? एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट बेटे। एवरेज करंट क्या होता है? याद करो मैंने आपको समझाया था कि एवरेज करंट क्या होगा। ध्यान से सुन कि इस सिंबल को मैं बोलता हूँ बेटे डेल्टा। क्या बोलता है इसको मैं? डेल्टा। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय में डेल्टा टी। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टोटल टाइम। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? एवरेज करंट बोल देते हैं। एवरेज करंट है बेटे। होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी। तो इंटरस्टेनियस करंट क्या बेटे? कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करंट आपका फ्लो करने वाला है। सिमिलरली एवरेज करंट क्या बेटे? कि टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज करंट। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ बेटे इसका यूनिट का, कि चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या हो सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है क्या है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है। तो चार्ज की यूनिट बनती है बेटे कूलम और टाइम की बनती है सेकंड। तो क्या बना बेटे? कूलम पर सेकंड। अब इस पूरी यूनिट को हम लिख देते हैं बेटे किससे? एम्पियर से। एम्पियर से। उसको मैं किससे लिखता हूँ बेटे? कैपिटल ए से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या माना जाता है बेटे? एम्पियर माना जाता है। एम्पियर मीन द सेंस कि वो मिली एम्पियर में भी हो सकता है। वो मिली एम्पियर मतलब कि 10⁻³ एम्पियर, या फिर माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। वो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि
मैं ना आपको एक रिलेशन ड्राइव कराना चाहता हूँ जिसके अंदर आप बता पाओगे कि जो एवरेज करंट है और इंटरस्टेनियस करंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, देख ध्यान से सुन बेटे, इसको कराने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा इंटरस्टेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी था, वो उसका इंटरस्टेनियस वेलोसिटी था। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसको अपन ने क्या बोला था बेटे, एवरेज वेलोसिटी बोला था। इमेजिन कर कि बेटे आपको ना, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, तो सपोज कर बेटा आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसको मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया। किससे लिख दिया बेटे, डेल्टा एक्स से लिख दिया। ठीक, तो इमेजिन कर कि उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लिया ना, वो कितना लिया बेटे, डेल्टा टी ले लिया। ऑब्वियसली बात है, इसको मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, बहुत बढ़िया। तो जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बनेगा वो क्या बनने वाला बेटे, एवरेज जो वेलोसिटी बनेगा वो बनेगा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ये आएगा आपके पास। बहुत बढ़िया, सोच के देख बेटे, सोच के देख। मैंने क्या करा, इस डिस्टेंस को ना छोटे से पोर्शन में तोड़ लिया। इसको किस में तोड़ लिया बेटे, छोटे से पोर्शन में। इमेजिन कर कि ऑब्जेक्ट ने ना ये छोटा सा जो पोर्शन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना ट्रैवल करा बेटे, dx करा। उसको कितने टाइम में करा बेटे, dt टाइम में करा। कितने में करा है, dt टाइम में करा। तो ऑब्वियस ही बात है इंटरस्टेनियस जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी dx ओवर में dt, dx ओवर में बेटे dt बनेगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन बेटे। क्या मैं dx को लिख सकता हूँ dx बराबर v इंटू में dt। इसका क्या मतलब बेटे कि जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी इंटू में dt के। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि मैंने क्या करा, इस पूरे के पूरे पाथ को ना लार्ज नंबर ऑफ dx के अंदर तोड़ दिया। dx के अंदर तोड़ दिया। जैसे ही आप इसको लार्ज नंबर ऑफ dx में तोड़ दोगे, तो अगर मुझे उन सभी dx को जोड़ना है तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, मैं करने वाला हूँ इस टर्म का इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप इस dx सभी को जोड़ोगे तो आपके पास कितना है बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन v इंटू में dt बेटे। ठीक है, तो जब आप इन सभी dx को जोड़ दोगे तो ये जो इंटीग्रेशन बना है किसके बराबर बन जाए बेटे, वो बन जाएगा टोटल डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं जितना भी ये टाइम ले रहा है, सपोज कर कि यहाँ तक आने में dt टाइम लिया, मैंने सारे के सारे टाइम को जोड़ दूँ मतलब, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का जो टाइम है वो आ जाएगा। तो कितना बेटे आया आपके पास, डेल्टा टी। कितना बेटे, डेल्टा टी। तो क्या बेटे मैं इस डेल्टा एक्स की जगह ये रख सकता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब ये मत कर देना कि इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काट दो, dt से dt काट दो और आपके पास v बच गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटे, ये इंटीग्रेशन है बेसिकली, ध्यान रखना इस बात का। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो एवरेज फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है, और इंटरस्टेनियस में जो एवरेज होता है बेसिकली क्या होता है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंटू dt डिवाइड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब अगर मान लो मुझे इसमें और इसमें रिलेशन मालूम करना है, तो जो जैसा रिलेशन यहाँ पर आया है वैसा ही रिलेशन यहाँ पर आएगा बेटे। क्या आएगा, देखो जो आई एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, देखो वी एवरेज किसके बराबर बेटे, इंटीग्रेशन आ गया, बहुत बढ़िया। वी क्या है, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर मुझे आई एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मुझे आई करंट, आई इंटरस्टेनियस लिखना पड़ेगा, जो कितना बेटे मेरे पास ये वाला, इंटू में dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बेसिकली जो आई एवरेज है और इंटरस्टेनियस है उनके बीच में बेटे ये वाला रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे बेटे कि अगर आपको एवरेज दे रखा है और इंटरस्टेनियस वैल्यू दे रखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप रिलेशन निकाल सकते हो। इमेजिन कर कि मुझे पी एवरेज लिखना है बेटे, क्या लिखना है, पी एवरेज लिखना है। तो पी जो एवरेज आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो है बेटे इंटीग्रेशन ऑफ इंटरस्टेनियस पावर इंटू में dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ बेटे dt। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ना जो मैंने आपको बोला है कि हमारे पास जो करंट होता है वो दो तरह का होता है। एक्चुअली वो इस वाले चैप्टर में है, दो तरह का है, एवरेज करंट है और इंटरस्टेनियस करंट है। हालांकि मेरे पास कई तरह के और भी करंट हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म करंट हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म करंट हो सकता है।
ठीक है। कि जो यूनिफॉर्म मतलब कि जब करंट का वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, उसको अपन यूनिफॉर्म बोल देते हैं। ऐसे बेटे क्या नॉन यूनिफॉर्म है, जिसका वैल्यू समय के साथ साथ बदलता रहे, तो वो कौन सा करंट होता है बेटे, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म करंट होता है। ठीक है, चलिए जी, अब ध्यान से सुन, मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि जो इंटरस्टेनियस करंट है बेटे वो dq/dt है। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे इंटरस्टेनियस करंट निकालने को मिलेगा तो मुझे क्यू गिवन होगा, और वो जो क्यू होगा ना वो फंक्शन होगा टी का, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप dq/dt निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये बात तो मुझे मालूम पड़ गया कि जो करंट है, इंटरस्टेनियस करंट है, जो एवरेज करंट है, उनमें क्या रिलेशन है, फलाना ढिमकाना, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुन ध्यान से बेटे क्या है, अब देख ध्यान सुन, इमेजिन कर कि तेरे को ना इक्वेशन दे रखा है क्या, कि क्यू का वैल्यू दे रखा है आपको t³ प्लस t² कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बोलेगा कि आप बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, कितना करंट फ्लो कर रहा है। मतलब जब उसने टाइम फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट पूछ रहा है वो, तो पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होता है वो इंटरस्टेनियस करंट होता है। तो इंटरस्टेनियस करंट का फॉर्मूला क्या बेटे, dq/dt। इसका मतलब क्या है कि आप क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में dq/dt करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास आंसर है बेटे कितना, 3t² प्लस 2t प्लस 1। 3t² का डिफ्रेंशिएशन 3t², सॉरी t³ का डिफ्रेंशिएशन 3t², t² का 2t प्लस में t का 1 बेटे। तो अब आप क्या करो बेटे, आपको तो 2 सेकंड पे निकालना है, तो आप t की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटे, 2 सेकंड पुट कर दो यहाँ पर। तो i इक्वल टू 3 इंटू टी की जगह कितना आ जाएगा, 2² प्लस 2 इंटू में बेटे कितना आएगा, बोल शाबाश, वो आएगा कितना, 2 इंटू में 2 प्लस में 1। तो जब आप इसको तो सोल्व करेगा तो ये आया भाई 12 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आंसर आया बेटे, 17 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 17 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको बोलता है कि बताओ कि एवरेज करंट निकालो 2 सेकंड के अंदर, ये तो हमारा इंटरस्टेनियस करंट है, 2 सेकंड पे कितना करंट बन रहा है बेटे, 17 एम्पियर बन रहा है। बट अगर आपको बोलता है वो कि एग्जैक्ट मतलब कि एवरेज करंट निकालना है पहले 2 सेकंड के लिए, तो पहले 2 सेकंड मतलब क्या बेटे, कि एवरेज वाला फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। तो आई जो एवरेज आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आई का वैल्यू कितना बेटे, इंटरस्टेनियस वैल्यू है ना, तो इंटरस्टेनियस वैल्यू तो आपके पास ये वाली रही है। तो क्या करो इसका, 3t² प्लस 2t प्लस 1 इंटू में dt, जो ये आया है कहाँ से कहाँ तक आया बेटे, 0 से लेकर के 2 तक, डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहाँ से कहाँ तक बेटे, 0 से लेकर के 2 तक। इसको जस्ट आपको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए शाबाश इसको। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से सुन, dt यहाँ पर आएगा बेटे, dt यहाँ पर आएगा, dt यहाँ पर आएगा, dt यहाँ पर आएगा। तो ऊपर जो आएगी टर्म मैं सीधा लिख रहा हूँ कि हमारे पास करंट आया था एग्जैक्ट 2 सेकंड पर, जो हमारा इंटरस्टेनियस करंट था। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जो आई एवरेज आएगा वो बराबर आएगा भाई किसके, वो आएगा भाई कितना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा बेटे आपके पास t3। देखो आपने ना पहले क्यू का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बाद में आपने उसी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है सेम टर्म आएगी। और वैसे भी अगर आप इसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके देखोगे तो सेम टर्म ही लिखने वाले हो। यहाँ पे कितना आंसर आया भाई, t3 प्लस में t², इसका प्लस में t, कहाँ से कहाँ तक बेटे, 0 से लेकर के 2 तक, डिवाइड बाय में dt का इंटीग्रेशन बेटे t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। तो ध्यान से सुन, बस जस्ट वैल्यू पुट कर दे, 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दे भाई, वो बना 8 प्लस इसका वैल्यू पुट कर दे बेटे, वो बना 4 प्लस 2 माइनस बाकी तो 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 माइनस के 0, जस्ट मैं बेटे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास पता कितना आंसर आएगा, 12 और 2 14 डिवाइडेड बाय में 2, तो कितना आंसर आ बेटे, 7 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 7 एम्पियर आ गया। यानी कि पहले 2 सेकंड में जो एवरेज करंट फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है, 7 एम्पियर हुआ है। सिमिलरली जो इंटरस्टेनियस करंट है 2 सेकंड पर वो कितना भाई साहब, वो तेरा 17 एम्पियर है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, और आपके पास किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, तो क्वेश्चन इस तरह से के भी हो सकते हैं बेटे, ध्यान से सुनियो, कि कुछ इस तरह से कि आपको बोलेगा कि भाई कोई सर्किट है, उसके अंदर से, सर्किट का मतलब मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है वो,
ठीक है। सर्किट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। कभी तुम सोचो कि वो सर्किट नहीं होता, वो मुन्ना भाई संजय दत्त वाली मूवी या कौन सी है यार, वो मुन्ना भाई MBBS, वो वाला सर्किट नहीं। ठीक, तो आपको बोलेगा कि करंट ना किसी सर्किट में से फ्लो करा है 300 मिली एम्पियर। कितना करा बेटे? 300 मिली एम्पियर। मतलब कि कितना है 300 मिली एम्पियर? मतलब 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर ये करंट फ्लो कर गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने टाइम में करा बेटे? ये करा आपके पास 60 सेकंड में। कितने में करा? 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बोलेगा बताओ कितना चार्ज फ्लो करा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे मालूम है बेटे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है बेटे, पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। या फिर आपका 1 सेकंड में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर गया, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ध्यान से सुनिए बेटे कि चार्ज फ्लो बेसिकली आपको पता है कि जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज होता है, वो प्लस माइनस के n ही होता है। ठीक, ऑब्वियस बात है। तो जो चार्ज आएगा वो कितना बेटे वहाँ पे आएगा? n इंटू में e। n क्या? एक इंटीजर है, डिवाइड बाय में। टाइम कितना भाई? 60 है, सेकंड है। और करंट कितना भाई साहब यहाँ से? 300 मिली एम्पियर। 300 मिली एम्पियर मतलब 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। इसको ना सोल्व कर ले n के लिए। मुझे मालूम है कि e का वैल्यू कितना है? 300 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 60 डिवाइड बाय में बेटे e। तो 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 60 डिवाइड बाय में e का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उतना सारा नंबर ऑफ चार्ज आपके पास क्या कर दे बेटे, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर जाएंगे। आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकालने थे, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करे हैं। ठीक है, तो चार्ज तो ऑब्वियसली पता कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। करंट डिस्कस कर दे वो तो चार्ज फ्लो आ गया। बेसिकली आपको बताना था कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो करे हैं। तो चार्ज पार्टिकल फ्लो करे मतलब क्या कि आपको n का वैल्यू निकालना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटे। आगे बढ़ने मतलब कि आगे चलते हैं कि क्या है। तो यहाँ तो सुनिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी मैं बात करूँगा ना यहाँ पे बेटे, कंडक्टर्स की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? कंडक्टर्स की। और कंडक्टर्स को हम ज़्यादातर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके घरों में जितनी भी वायर्स जा रही हैं वो बेसिकली चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जा रही हैं, तभी उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो वायर है बेसिकली बेटे, वायर है ना बेसिकली वो मेटल की बनी हुई है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटे? कंडक्टर बोलते हैं। और वायर की जो शेप होती है ना वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी होती है भाई? सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो जब भी मुझे कंडक्टर बनाना होगा ना, तो मैं डेफिनेटली एक वायर बनाने की कोशिश करूँगा, और वायर का जो शेप होगा वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, इमेजिन कर कि आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस तरह से बेटे क्या एक कंडक्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके पास क्या बेटे? कंडक्टर है। ठीक, बहुत बढ़िया। उस कंडक्टर का जो लेंथ है ना वो इमेजिन कर बेटे स्मॉल l है, और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको अपन बोलते हैं बेटे, इसको लिखते हैं कैपिटल A से। और ये जो इस एरिया को अपन बोलते हैं बेटे क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और L क्या है बेटे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनिए बेटे, मैं जो तेरे को समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने तेरे को ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है। तो वो बेसिकली ना एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि जब आपका चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब कैसे, वो तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनिए बेटे क्या कि अगर ये कंडक्टर है तो बेसिकली ये बेटे क्या है? एक मेटल है। और मैंने आपको बता रखा है कि कंडक्टर के अंदर जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं बेटे? रैंडमली मूव करते रहते हैं, बट वो इसके सरफेस को लीव करके कहीं पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? इनके जो एटम हैं वो क्या है? फिक्स हैं। उनके ऊपर कितना चार्ज है बेटे? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि भाई उससे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं पे भी जा रहा है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, याद करो बेटे आपको। तो बेसिकली इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करूँ ना, तो इसके लैटिस पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है बेटे। और वो क्या है? फिक्स है, वो कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और वो उनकी जो स्पीड है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं तुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। क्या है? ध्यान से सुन बेटे। क्या
इमेजिन कर कि तेरे पास बेटे दो प्लेट्स हैं ऐसी सी दो प्लेट्स हैं। कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, स्मॉल ए ही है। कितना है, स्मॉल ए है, नहीं सॉरी कैपिटल ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक प्लेट मैंने इधर रख दी ऐसे, ठीक है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे, ए है। तो मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर मैंने कितना दिया बेटे, नेगेटिव चार्ज दे दिया। जितना पॉजिटिव चार्ज दिया, सॉरी इस वाली प्लेट पर नहीं, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव इस तरह से। तो जितना तूने इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, उतना ही तूने इस वाली प्लेट के ऊपर क्या देना बेटे, नेगेटिव चार्ज दे देना है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या करते हैं बेटे, मुझे मालूम है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं बहुत फास्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली पॉजिटिव प्लेट को इस कंडक्टर के लेफ्ट एंड पे चिपका देता हूँ। तो जैसे ही आप चिपकाओगे, आपने चिपका दी भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, चिपका दी, बहुत बढ़िया। इस वाली नेगेटिव प्लेट को आप इस वाले एंड पे चिपका दो, नेगेटिव। तो ध्यान से सुन बेटे कि मुझे मालूम पड़ गया कि आपको पता है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो चार्ज पार्टिकल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस करना चालू कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, मुझे मालूम है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके ऊपर कितना चार्ज है बेटे, नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे वो इस तरफ भागना चालू कर देंगे, किस तरफ बेटे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना चालू कर देंगे, इमेजिन कर बेटे मैंने क्या कर लिया, एक बीच वाला एरिया ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, इस कंडक्टर के बीच में मैंने एरिया ले लिया, तो इस कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटे, इधर भागने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट साइड में मतलब, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे ना, तो डेफिनेटली बेटे वो इस पॉजिटिव प्लेट से स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक मतलब इसको क्या कर देंगे बेटे, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। तो धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटे, वो धीरे धीरे ना कम होना शुरू कर देगा। कम होना मतलब कि भाई ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। सिमिलरली जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब वो क्या होगा बेटे, वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया जी। तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, अब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहा। तो जब यहाँ पे चार्जेस थे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे थे। तो ध्यान से सुन, जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में क्या करने की कोशिश कर रहे थे बेटे, फ्लो करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या रहा था बेटे, फ्लो हो रहा था। बट जब उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा उसके बीच में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहा। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो क्या करें बेटे, फिर से रैंडमली इधर उधर मूव करना चालू कर देंगे। अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करके कभी उधर, तो ये वाली सिचुएशन फिर से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, कि कॉन्टिन्यूसली इस वाले कंडक्टर पे और इस वाले कंडक्टर पे आपको कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। क्या जनरेट करना पड़ेगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड में आते रहें और हमें मतलब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आते रहें और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे। ओके, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कॉन्टिन्यूसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करते हैं वो हम जनरेट करते हैं बेटे किसकी हेल्प से, एक बैटरी की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटे, एक बैटरी की हेल्प से। ये प्लस माइनस, तो इमेजिन कर कि ये V वोल्ट का बैटरी है, हमने क्या करा बेटे, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है बेटे, वो क्या करेगी, इस कंडक्टर के अंदर ना कॉन्टिन्यूस एक फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में आना चालू कर देंगे। तो मतलब वो इस वाले एरिया में से क्रॉस होना शुरू कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर से क्या बन जाए बेटे, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा।
तो वो इलेक्ट्रिक करंट कब तक रहेगा, जब तक आप इस वाली बैटरी को इस कंडक्टर के अगर उसमें क्या करके रखोगे बेटे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे। मतलब जब तक आप इसको अप्लाई करके रखोगे तो वो कॉन्टिन्यूस इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो सेटअप करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो पर्टिकुलरली इस वाले एरिया में से निकलना चालू कर देंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाए बेटे। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्वियस सी बात है मैं कैपिटल आई से लिखता हूँ। होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। अब मुझे मालूम है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो दोनों में मुझे रिलेशन मालूम है। आपको ध्यान है ना, लास्ट चैप्टर में करा बेटे मैंने क्या, वी ए माइनस के वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ओके, तो ध्यान से सुन बेटे कि जहाँ तक ये वायर जाती है वहाँ तक पोटेंशियल कितना माना जाता है बेटे, वी। ये इसका वी है तो इसका कितना बेटे, जीरो। तो यहाँ तक कितना आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। तो वी ए कितना भाई, वी माइनस के वी बी कितना, जीरो बेटे। अब मैं जा रहा हूँ बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में जा रहा है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यानी कि कितना बेटे वो आया ई, और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटे, वो है एल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, v इक्वल टू ई इंटू में एल है। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना, जब भी बेटे मैं बात करता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर मैं बैटरी अप्लाई कर रहा हूँ, तो बैटरी अप्लाई करने का मेन मोटिव ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हो। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना देंगे सर्किट के अंदर, ठीक है। और मुझे मालूम है, ये बात तो आपको बताने वाली बात भी नहीं है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इमेजिन कर बेटे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास एनर्जी ईवी है, यहाँ तक कितना बेटे, वो जीरो है। चलो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। इमेजिन कर बेटे क्या कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, सोच के दे बेटे, वो इधर जा रहे हैं, डेफिनेटली वो लेफ्ट साइड में भाग रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रिक करंट मैंने शो करा है वो राइट साइड में करा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस कंडक्टर से होते हुए वो वायर में एंटर कर जाएंगे और वो इस तरह से रोटेट करना चालू कर देंगे। जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटे, आपका राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा तो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली जो बेटे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है ना, वो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट में हम इलेक्ट्रिक करंट मानते हैं, ठीक है। तो उस करंट को अपन बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं उसको बेटे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब ये कैसा होता है बेटे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दूसरा क्या बेटे कि मैं ना क्या मानता हूँ, जब भी मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो जस्ट अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है बेटे, वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही एक ना पार्टिकल होता है बेटे जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। मैं लिख देता हूँ, तो उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली मैं पॉजिट्रॉन अपनी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए पॉजिट्रॉन मानता हूँ। तो जैसे बेटे यहाँ पे पॉजिट्रॉन होगा, इमेजिन कर यहाँ पे पॉजिट्रॉन है और आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया बेटे, वी। तो इस पॉजिट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा ई इंटू वी। तो ये पॉजिट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइट साइड के अंदर भागेगा और कहाँ पर आएगा बेटे, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइम इसके पास कितनी एनर्जी आएगी बेटे, कितना पोटेंशियल है, 0 इंटू में ई। तो देख यहाँ पे एनर्जी थी ईवी, राइट साइड तक आते आते कितनी बन गई बेटे, 0 ही बन गई। तो एनर्जी गई कहाँ, ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है, फैन है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, वो क्या करता है भाई, चलते हैं, रनअप करते हैं। अगर बल्ब होगा तो वो ग्लो कर जाएगा, फैन होगा तो वो रोटेट कर जाएगा, फ्रिज होगा तो वो चीज़ किसी चीज़ को ठंडा कर देगा। तो इस तरह से भाई ये सारी की सारी कहानी। तो जो पॉजिटिव चार्ज बेटे, मैं ये मान चलता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली जो मैंने पॉजिट्रॉन माना है, इस पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बेटे, कन्वेंशनल करंट। होप आपको कि ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। ओके, जितना बोल रहा हूँ उसको ना थोड़ा सा प्रिपेयर करता रहा, उसको लिखने की कोशिश कर मैक्सिमम टू मैक्सिमम,
ठीक है। जैसे आप ये वाली बात लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप कंडक्टर के अंदर क्या सेटअप कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिट्रॉन है, जैसे मैंने इमेजिन कर रखा है, हालांकि यहाँ पे नहीं होता वो, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो या क्या मान लो कि जो पॉजिट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस एरिया को क्रॉस कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मतलब राइट साइड में क्रॉस करेगा ये। तो जब करंट चार्ज का या फिर पॉजिट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है तो क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे कि मैं ऑब्वियसली बता भी तो मैं इलेक्ट्रिक करंट ही कर रहा हूँ, मैंने एक यूरोप कर दिया इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे क्या कहते हैं। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटे वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको कई बार ना क्वेश्चन इस तरह दे देता है कि भाई क्या कि आपके पास ना ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 6 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटे वो चार्ज की वजह से फ्लो होता है। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर क्वांटिटी है। तो जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना चार्ज, जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना चार्ज यहाँ से आएगा, वो सारा इस वाली वायर में फ्लो कर जाएगा। तो 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर वो कितना बने बेटे, 9 एम्पियर बनेगा। तो बेसिकली बेटे इस एंगल का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये एंगल इन दोनों के बीच में 30 डिग्री भी होता है ना, यहाँ से 6 एम्पियर आता, यहाँ से 3 एम्पियर आता, तो आंसर तेरा पक्का क्या आता बेटे, 9 एम्पियर आता। कितना था, 9 एम्पियर आता। ठीक है। तो बेसिकली करंट को मैं कैसी क्वांटिटी मानता हूँ, आपके लेवल पे मैं उसको स्केलर क्वांटिटी मानता हूँ। कैसे मानता हूँ बेटे, स्केलर क्वांटिटी मानता हूँ। ठीक है। वो क्यों मानता हूँ, क्योंकि भाई साहब ध्यान से सुनियो, कई बुक्स में ना ऐसे लिखा होता है, जो हाई लेवल की बुक्स होती हैं बेटे, उसमें ये लिखा होता है कि देखो जो करंट है ना उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड तो है, वो बेसी बात है। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, तो डायरेक्शन तो है ना। देखो मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो फिर तो वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए भाई। नहीं, वेक्टर नहीं है भाई, वो वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब जब करंट को हम ऐड करते हैं ना तो वो नॉर्मल स्केलर एडिशन फॉलो करता है। तो स्केलर एडिशन जब वो फॉलो करेगा तो बेसिकली उसको अपन क्या बोलते हैं आपके लेवल पे, स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में क्या बेटे कि कुछ ऐसी सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटे जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट उनको हम स्केलर तरीके से ऐड करते हैं, तो उन तरह की फिजिकल क्वांटिटी को आप बोलते हो टेंसर। कैसे बोलते हैं बेटे, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी आपके पास 3 तरह की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और एक ये टेंसर होता है। तो जो करंट है ना वो बेसिकली टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर है ये। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इसको हम ऐड कैसे कर रहे हैं, स्केलर एडिशन की तरह ऐड कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी। बट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखोगे भाई करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, अभी इस चीज़ का मुझे काम है नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटे, सुनो ध्यान से मेरी बात। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है, बेसिकली बेटे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। आप इस बात का ध्यान रखना कि जो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उसके अपोजिट चार्ज किसके ऊपर है बेटे, पॉजिट्रॉन के ऊपर है। और पॉजिट्रॉन की खास बात यह है, इसका जो मास है ना वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैच करता है। बेसिकली ना पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एंटी पार्टिकल है। एंटी मतलब कि एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का मास भी क्या बेटे लगभग बराबर ही है, बराबर से होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुन ध्यान से बेटे कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूँ मैं, तो जब भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आप लोगों के, तो मैं पॉजिट्रॉन मानूंगा, मतलब ई प्लस चार्ज मान के चलूँगा कि भाई इसके ऊपर ई पॉजिटिव चार्ज है, ई प्लस चार्ज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन बेटे, क्या मैंने आपको बताया था कि इमेजिन करके कंडक्टर के ना इस वाले एंड पे ई चार्ज रखा हुआ। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चार्ज नहीं होते, बहुत सारे चार्ज है बेटे। ऐसा मान करके जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, उतने ही तेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन है इसके अंदर, जस्ट समझाने के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सोच के दे बेटे, अगर मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम लेता हूँ तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के, और एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो मैंने पॉजिट्रॉन मान रखा है वो कितने बने बेटे, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ई पॉजिटिव बन जाएंगे। क्या बनेंगे, ई पॉजिटिव बन जाएंगे। तो बेसिकली बेटे जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 27 ग्राम के अंदर भी, वो बहुत सारे हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, 27 ग्राम होता भी कितना सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए थी। तो ध्यान देना बेटे कि इमेजिन करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आपने जैसे ही उसको V वोल्ट का बैटरी अप्लाई करा, तो मतलब V मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे टर्मिनल पे पोटेंशियल V, यहाँ पे कितना बेटे 0, तो यहाँ पे वायर आते 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 इस वाले टर्मिनल का मतलब इस वाले एंड का पोटेंशियल बन जाएगा V, तो इसके पास जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है बेटे EV। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एनर्जी लेकर के भागेगा राइट साइड की तरफ, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसके पास क्या बन जाए बेटे, एनर्जी 0 बन जाएगी। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे, इन चार्ज कैरियर को, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटे, यहाँ पे जो E पॉजिटिव है ना वो क्या बेटे, एनर्जी कैरियर है, क्या ये एनर्जी कैरियर है, और ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से आपके बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं, फैन वगैरह चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है बेटे, उसके अंदर ये जो एनर्जी कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर समझाने के लिए पॉजिट्रॉन होंगे, मतलब प्लस चार्ज होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, किसकी बात करता हूँ बेटे, लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर ये जो एनर्जी कैरियर होते हैं, मतलब जो एनर्जी लेके जाने का काम करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसकी बात कर रही हो रही है यहाँ पे। तो सोच के बेटे कि अगर मैं एक लिक्विड लेता हूँ, लिक्विड मतलब कि उसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl, तो NaCl मतलब वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और वो Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ बेटे, NaCl इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक, तो Na पॉजिटिव, तो जैसे ही आप क्या करोगे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बाहर इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो बेटे बाहर इसके, मतलब बेसिकली मैंने बैटरी से अप्लाई करा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी ये जो पॉजिटिव आयन होगा वो लेफ्ट साइड में भागेगा, और ये जो नेगेटिव होगा बेटे वो राइट साइड के अंदर भागेगा, ठीक है, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, बेसिकली इधर तो भागेगा लेफ्ट साइड में, तो Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव भागेगा बेटे राइट साइड के अंदर, ठीक। तो जो ये अब ये जो Na पॉजिटिव और ये जो Cl नेगेटिव है बेसिकली है क्या बेटे, ये आयंस है। तो लिक्विड के अंदर जो एनर्जी कैरियर होते हैं ना वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं बेटे, क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे कि सर देखो हम तो कंफ्यूज हो गए हम इस चीज़ से कि जो E नेगेटिव है ना, E नेगेटिव है उसको तो आप बोल रहे हो चार्ज है, बट Na पॉजिटिव को आप क्या बोल रहे हो, Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव को आप क्या बोल रहे हो, सर ये आयंस है, ये पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, तो चार्ज में और आयंस में क्या फ़र्क है वैसे, तो बेटे फ़र्क ये है कि जो ये चार्ज है ना, ये E नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन है या फिर जो ये पॉजिट्रॉन है, इनके ऊपर खाली चार्ज है, तो अगर इनके ऊपर चार्ज है ना तो इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, जबकि ये जो पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है इनके पास क्या है बेटे, न्यूक्लियस है, क्या है, क्योंकि Na पॉजिटिव है क्या बेटे, न्यूक्लियस है, Cl नेगेटिव क्या बेटे, न्यूक्लियस है। तो आयंस के पास तो न्यूक्लियस होता है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बेटे कौन सी टर्म आ गई, गैस आ गई, क्या आ गई बेटे, गैस आ गई। तो जब आप क्या करते हो, किसी कंटेनर में आप गैस लेते हो, इमेजिन कर बेटे कि आपके पास एक ट्यूब है ऐसे, इसमें आपने गैस भर रखी है, तो क्या होगा जब आप इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर दे दोगे ना, तो जो गैस मॉलिक्यूल है बेटे उसमें से ना इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कि वो बाहर निकल जाएंगे उसके मॉलिक्यूल से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा बेटे इस राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल मतलब ये तेरा आयन है एक तरह से, क्या बेटे ये आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, वो तो भागेगा राइट साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भागेगा बेटे अपोजिट साइड में। तो यानी कि यहाँ पर गैस के केस में जो एनर्जी करियर होंगे वो क्या होंगे बेटे, या तो होंगे वो पॉजिटिव आयन या फिर होंगे बेटे क्या, इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बार मैं तेरे को दोबारा से बता देता हूँ कि कंडक्टर के केस में जो एनर्जी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर मैं समझने के लिए E पॉजिटिव मान लेता हूँ कि पॉजिट्रॉन है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बात। दूसरी बात बेटे लिक्विड जो होता है उसके अंदर जो एनर्जी कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन्स होते हैं। जैसे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव आयन भागते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, नेगेटिव आयन भागते हैं लेफ्ट साइड के अलोंग में। तो करंट तो लगता है ना आपको इसके अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी, ठीक है।
तो लिक्विड के अंदर, हाँ ध्यान रखना बेटे, पानी के अंदर करंट होता है, आपको मैं बता देता हूँ। मैं कभी आपको लगा हो, मुझे बहुत बार लगा है करंट पानी के अंदर, मुझे पता नहीं कितनी बार लगा है, नहीं ज़्यादा बार तो लगा, 2-3 बार तो लगा ही है खारी। एक हमारे वहाँ पे ना वो थी, ट्यूबवेल पंप था बेटे, बहुत पहले हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम उसमें नहाते थे हम, वो काफ़ी बड़ा था। तो कई बार क्या होता था बेटे कि उसके अंदर ना कोई प्रॉब्लम थी, जो मोटर थी ना उसमें से जो पानी आता था वो गिरता था बेटे, तो जैसे मोटर पे आता था तो बहुत भयंकर वाला करंट लगा था, मुझे बहुत बार लगा उसके अंदर नहाते हुए। तो पानी के अंदर करंट लगता है, ध्यान रखना कभी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे जोड़ वगैरह होते हैं ना, उसमें वो 2 तारे डाल देते हैं, उससे सारी मछलियाँ मर जाती हैं बेटे। गाँव में जो जोड़ होते हैं, जो मछली पालन करते हैं, वो इसी तरह से मछलियों को मार करके बेचते हैं। वो क्या करते हैं बेटे, पानी के अंदर करंट छोड़ देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा कर। तो पानी क्या है, उसके अंदर आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो सर्किट पूरा होगा, तो उन आयन को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी मछलियों को देंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, वो उसको क्या कर दे बेटे, मार देगी, ठीक है। सिमिलरली गैस के अंदर जो एनर्जी कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव आयन या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।